स्वागत है दोस्तों, नमस्कार। सौम्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर नवरात्रि के पावन अवसर पर आप सबको माता रानी ढेर सारी सफलता दें। और उसी के साथ हम लोग भी ऑफलाइन क्लास के बाद ऑनलाइन में एक नया कदम रखने चल रहे हैं और आप सबके साथ की आवश्यकता है। आप सबसे निवेदन है कि अगर आप सबको क्लास अच्छी लगे तो जो भी औपचारिकताएँ होती हैं, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट इत्यादि की जो औपचारिकताएँ होती हैं उसको एक बार करने का प्रयास जरूर करें। तो आइए आप सबके साथ मिल करके हम एक नया शुभारंभ करने चल रहे हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है हिंदी साहित्य के इतिहास यानी हिंदी सब्जेक्ट की क्लास है, उसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर चर्चा करने जा रहे हैं। और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र, व्याकरण और जितना भी रचनाएं स्पेशल परीक्षाओं में लगी हुई हैं उन सब पे हम बहुत बारीक से चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है और पहली क्लास माता रानी के आशीर्वाद से हम लोगों ने शुरू किया है। आप सबका साथ और विकास चाहिए, ठीक है, साथ और सहयोग के साथ। ये स्पेशल किसके लिए है ये क्लास, इस बात को हम जरा सा समझ लेते हैं। यह क्लास स्पेशली किसके लिए है? नेट और जेआरएफ के लिए क्लास स्पेशली है। हिंदी सब्जेक्ट में जो बच्चे नेट और जेआरएफ की परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए स्पेशल क्लास है। और अगर टीजीटी पीजीटी वाले भी चाहें तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और व्याकरण, साहित्यिक विधाएं लगभग पूरी वही चीज़ हैं। जो स्पेशल रचनाएं लगी हुई हैं उसमें थोड़ा सा डीप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शुभारंभ है, माँ का आशीर्वाद मिलना चाहिए हम लोगों को। नेट जेआरएफ टीजीटी पीजीटी के सभी हमारे मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारा हमारा सहयोग रहेगा। आप सब भी अपना सहयोग बनाए रखें। लाइव क्लास आज क्लास 1 है। सौम्या हिंदी अकादमी प्रयागराज से ये लाइव है क्लास। हिंदी साहित्य के इतिहास पर हम आज चर्चा करेंगे और यहाँ एक छोटा सा कोटेशन लिखे हुए हैं। जैसा कि मित्रों हम सब जानते हैं कि हमारी सफलता और असफलता में सबसे ज़्यादा माता पिता का जो है हाथ होता है। अगर माता पिता अगर ये चाहते हैं कि हमारा बालक सफल हो, हमारी बालिका सफल हो, तो अगर हम सफलता के राह तक नहीं पहुंच पाते हैं तो सबसे ज़्यादा दुख उन्हीं को होता है। और उनके आंखों में एक सपने का आंसू होता है और वह आंसू जब तक तरल अवस्था में रहता है तो वो एक तरह से वो संचालित होते रहते हैं। और जब ही वह आंसू जम जाता है तो समझ लीजिए उनकी आत्मा को हम लोगों ने तोड़ दिया है। तो उसी बात को लेकर के माता पिता के आंखों में आंसुओं को जमने न दें, ये प्रयास हमारा होना चाहिए। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास में यहाँ पर 3 शब्द लिखे गए हैं, हिंदी साहित्य और इतिहास लिखा गया है। तो हिंदी क्या है, इस हिंदी के बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा है और हिंदी सिंधु शब्द से निकला हुआ है। और वातावरणीय परिवर्तन के कारण जो मध्य एशियाई लोग थे स को ह बोलते थे और ध को द बोलते थे, तो वो बोलना चाहते थे वास्तव में सिंधु, लेकिन उनके मुंह से निकलता था हिंदू। और हिंदू से ही कालांतर में हिंदी शब्द का विकास हुआ। हिंदी शब्द में और क्या पूछा जा सकता है? हिंदी की लिपि क्या है? हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। अच्छा, ये चीज़ें स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको ग्राफ के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है कि ये हमारा भारत है जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे साउथ में सबसे नीचे की तरफ है। उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और इराक का क्षेत्र आ जाता है। ईरान और इराक के संयुक्त रूप को या जो वो क्षेत्र कहलाता है वो उसे हम फारस भी बोल सकते हैं। जब फारस बोलते हैं तो ये जब फारसी लोग अपने पशुओं को चारा देने के लिए, यानी कि जब वहाँ मौसम बदलता था, गर्मी का मौसम आता था तो सारे जो घास वगैरह थी वहाँ सूख जाती थी, तो वहाँ से ये पशुओं के चारा के तलाश में ये भारत की ओर यात्रा करना स्टार्ट किए। और यहाँ भारत में आने के बाद इनको सिंधु नदी के किनारे का क्षेत्र ऐसा दिखाई दिया कि जहाँ पे इनके पशुओं के लिए हमेशा चारा की उपलब्धता रहती थी। तो यहाँ पे इन्होंने अपना जो है निवास बनाया। और वातावरणीय परिवर्तन के कारण ये लोग स को ह बोलते थे और ध को
द को धा बोलते थे तो सिंधु को ये हिंदू बोलते थे। इसी हिंदू से हिंदी का विकास हुआ और यह हिंदी शब्द जो है फारसियों के द्वारा दिया गया था, अर्थात हिंदी फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। क्यों संस्कृत है? क्योंकि संस्कृत जो है वो दो भागों में विभक्त है, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत का सरल रूप पाली होता है और पाली आगे चल करके थोड़ा और सरल होती है तो प्राकृत बनती है, उसके बाद वो अपभ्रंश बनती है, अपभ्रंश से हिंदी होती है। तो हिंदी की यात्रा तक पहुंचने में हम संस्कृत से चलना प्रारंभ किए थे, इसलिए हम हिंदी की आदि जननी संस्कृत को बोलते हैं। हिंदी की जो लिपि है वो हिंदी की लिपि जो है आपकी क्या है? देवनागरी लिपि है मित्रों। हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी लिपि है। आगे हम बात कर लेते हैं जो अब हिंदी के बारे में तो हमने समझ लिया। अब हिंदी साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो साहित्य के बारे में हम थोड़ी सी संरचना को समझते हैं। साहित्य के जो तत्व होते हैं, जब हम काव्य लक्षण पढ़ेंगे तो साहित्य के तत्वों की बात करेंगे और वहाँ पे बहुत सारी लगभग 60 से 70 परिभाषाओं की हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे साहित्य शब्द को समझने के लिए आपको मैं 10-12 परिभाषाएं लिखा देता हूँ। तो साहित्य के कुल 4 तत्व होते हैं, इन तत्वों की भी हम बात वहाँ करेंगे। तो यहाँ पे 2 तत्वों की हम बात कर रहे हैं, बुद्धि और भाव। इन्हीं बुद्धि और भाव को लेकर के हम परिभाषा की एक संकल्पना करते हैं और ये कहा जाता है कि बुद्धि और भाव के समन्वय को साहित्य कहा जाता है। बुद्धि और भाव के समन्वय को साहित्य कहा जाता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत अधिक बुद्धिवादी हो जाए फिर भी वो सच्चे साहित्य की रचना नहीं कर सकता है, और कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा भाववादी या भावुक हो गया वो भी साहित्य की रचना नहीं कर सकता है। इसलिए अगर साहित्य की रचना को अगर करना है तो आपका भाव और बुद्धि का बराबर समन्वय होना चाहिए। तो यहाँ से आप एक परिभाषा ये देख सकते हैं कि बुद्धि और भाव के समन्वय को साहित्य कहा जाता है। अब बात आती है कि जो साहित्य शब्द है उसकी जो बनावट है, जो संरचना है, उसके माध्यम से हम साहित्य की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं। तो साहित्य शब्द को हम 2 भागों में तोड़ देते हैं, स और हित। स का मतलब होता है सभी का और हित का मतलब होता है कल्याण। यानी ऐसी वाङ्मय, ऐसी रचना जिसमें सभी का हित निहित रहता है वह साहित्य कहलाता है। यह एक मानक परिभाषा हो सकती है साहित्य की। ठीक है मित्रों? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब यहाँ पे हम साहित्य की कुछ हमारे जो विद्वान हैं परिभाषा को उन्होंने दिया है तो हम उनके नज़रों में देख लेते हैं कि साहित्य की क्या परिभाषा हो सकती है। तो ये बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण परिभाषा हो सकती है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। तो इन्होंने साहित्य की परिभाषा को देते समय उन्होंने कहा साहित्य समाज का दर्पण है। तो साहित्य समाज का दर्पण है, कभी कभी सीधे सीधे यही पूछ लिया जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है, यह परिभाषा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? तो ये आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा दी गई है। साहित्य समाज का दर्पण क्यों है मित्रों? इस बात को अगर हम समझना चाहें तो भगवान रामचंद्र की कहानी, भगवान श्री कृष्ण की कहानी को के समय में जो उनके समय में जो या उनके समय की जो रचनाएं लिखी गई हैं, जैसे महाभारत की बात करें या महर्षि वाल्मीकि जो है रामायण की बात करें या तुलसीदास के द्वारा जो रामचरितमानस लिखा गया है, अगर उसकी बात करें तो आप देख रहे होंगे कि इन दोनों ग्रंथों में उस समय के का जो चित्र है वो बिल्कुल खींचा गया है। जैसे दर्पण का यह काम होता है कि हूबहू जैसा है वैसा ही दिखाना, उसी प्रकार साहित्य का काम है जैसा है वैसा ही दिखा देना ही क्या है? साहित्य है। तो अब अगर रामचंद्र के समय की, भगवान श्री रामचंद्र के समय की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे एक भाई के लिए दूसरा भाई जो है घर छोड़ करके 14 वर्ष के लिए वनवास चला जाता है। तो भाई भाई के बीच में क्या सामंजस्य है, अगर इस बात को देखना है तो भगवान राम के समय के इतिहास को आपको समझना पड़ेगा। और भाई भाई में कितना वैमनस्य है, एक भाई दूसरे भाई की संपत्ति हड़प लेता है, पत्नी हड़प लेता है। अगर इस चीज़ को आपको देखना हो तो महाभारत के समय की आप बात को समझिए। तो उन समय की जो चित्र हैं वो बिल्कुल उस समय की जो रचनाएं हैं उसमें प्रतिबिंबित होता है। इसलिए जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बहुत बारीकी से अध्ययन करते हुए यह बात कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है।
दूसरी परिभाषा को देते हुए उन्होंने कहा साहित्य ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहा जाता है। ये भी परिभाषा महत्वपूर्ण है, यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। ज्ञान राशि के संचित कोष को साहित्य कहते हैं। तीसरी परिभाषा अंतःकरण की वृत्तियों का चित्र ही साहित्य है। ये भी परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आप इसको लिख सकते हैं। फिर हमारे कुछ मित्र हैं जो कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि सर ये बताइए साहित्य और काव्य में क्या अंतर है। तो मेरे मित्रों, साहित्य और काव्य में कोई अंतर नहीं होता है। साहित्य, हिंदी में जो साहित्य है वो साहित्य कहा जाता है, और जो संस्कृत में है साहित्य को हम काव्य कहते हैं, उर्दू में हम उसको अदब कहते हैं, और इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं। और किसी भी प्रकार की कोई रचना अगर की जाती है तो उसे वांग्मय कहते हैं। और हमारी साहित्यिक जो रचनाएं हैं वो भी एक प्रकार की रचना ही है, इसलिए इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, वांग्मय बोल सकते हैं। तो यहाँ से आप साहित्य को किन किन नामों से जाना जाता है ये भी आपने देख लिया है। अब बात करते हैं प्रेमचंद जी ने साहित्य की परिभाषा देते हुए क्या कहा। प्रेमचंद जी ने कहा साहित्य जीवन की समालोचना है। साहित्य जीवन की समालोचना है, यह परिभाषा प्रेमचंद जी की है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। डॉक्टर नागेंद्र ने क्या कहा परिभाषा को लेकर के, साहित्य आत्म अभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा, साहित्य वह है जिसमें कुछ लिखा जाए तथा जो जीवन के उद्देश्यों की पूर्ति करे वह आपका साहित्य कहलाता है। वह आपका क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा, आचार्य विश्वनाथ ने यहाँ पे कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी रस से युक्त वाक्य ही काव्य या साहित्य है। पंडित राज जगन्नाथ ने क्या कहा, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यानी रमणीय अर्थ को यानी मनोहर अर्थ को प्रतिपादित करने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, काव्य बोल सकते हैं। इतनी परिभाषा आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की हम बात करते हैं। हो गया, आगे बढ़िए। भामा जी ने क्या कहा परिभाषा को देते समय, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ का जो सहभाव होता है वही क्या कहलाता है, काव्य कहलाता है। शब्द और अर्थ का सहभाव ही काव्य साहित्य है। बालकृष्ण भट्ट ने परिभाषा देते हुए क्या कहा, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। और इतिहास, अब यहाँ पे हम साहित्य की बात कर लिए हैं, अब हम इतिहास की बात करते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास हम 3 चीज़ों को वहाँ पे लिखे थे, तो उसमें हम हिंदी को देख लिए, साहित्य को देख लिया, अब इतिहास को देखते हैं। इतिहास अतीत के कृत्यों का क्रमबद्ध विवेचन करता है, मानव के उत्थान पतन का सच्चा वर्णन करता है। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि जो बीते हुए समय में कृत्य यानी कार्य हुए हैं उसका जो सही वर्णन करता है वही आपका क्या करता है, कहलाता है, इतिहास कहलाता है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, नोट्स में लिख लीजिए। बहुत ही लाजवाब क्लास होने वाली है, ठीक है। कल से हम लोग जो है बिल्कुल लाइव क्लास लेंगे अपने समय पर। फिर इतिहास शब्द की जो संरचना हुई है, इतिहास शब्द की जो बनावट है, उस बनावट के आधार पर हम साहित्य को समझेंगे। इतिहास 3 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, इति प्लस ह प्लस आस। आस जो शब्द है वो अस धातु से निकला हुआ है, जिसका अर्थ होता है होना। यानी कि यहाँ इति का अर्थ है ऐसा, ह का अर्थ है ही, आस का अर्थ है हुआ, यानी ऐसा ही हुआ है हमारे पिछले समय में। तो हम इतिहास को अगर परिभाषित करेंगे इस शब्द के आधार पर, तो ऐसा निश्चित ही हुआ है, यह हमारा जो ऐसा निश्चित हुआ है घटना होती है वो हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अब इतिहास की परिभाषा कुछ हमारे विद्वान हैं, उनके अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, और ये चित्तवृत्तियाँ हमेशा समय के साथ बदलती रहती हैं। इन्हीं बदलती चित्तवृत्तियों के साथ सामंजस्य बैठाना ही इतिहास कहलाता है। तो आप देख पा रहे होंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा प्रत्येक युग का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है, और ये चित्तवृत्तियाँ हमेशा समय के साथ बदलती रहती हैं। इन्हीं बदलती चित्तवृत्तियों के साथ सामंजस्य बैठाना ही क्या है, साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ें।
डॉक्टर नागेंद्र ने कहा मित्रों, क्या कहा, बदलती हुई अभिरुचियों का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसका संबंध आर्थिक क्रियाओं से है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इतिहास का संबंध आर्थिक क्रियाओं से किस विद्वान ने माना है, तो डॉक्टर नागेंद्र जी ने माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास की परिभाषा के संबंध में क्या कहा है, मानवीय प्रवृत्तियों की खोज ही इतिहास है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, अतीत की घटनाओं के कारण एवं वर्तमान में उनकी उपयोगिता का मूल्यांकन इतिहास है तथा साहित्यिक दृष्टि से इनका विश्लेषण साहित्य का इतिहास है मित्रों। ठीक है, तो धन्यवाद मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास ये अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि चैनल का सपोर्ट करें। धन्यवाद।